आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जी। चैप्टर नंबर 1, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसका पर्पस जो होता है वो है कि कंपनी में अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को किस तरह से इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए। और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव किसी भी कंपनी का क्या होगा, वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। इस चैप्टर के कंटेंट्स क्या होंगे जी? इस चैप्टर के कंटेंट्स हैं द नेचर एंड पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नंबर 2 फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स एंड द रिलेशनशिप विद द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, नंबर 3 आपके स्टेक होल्डर्स कौन लोग होंगे, मैयरिंग द अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, हम अपने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को कैसे मैयर करेंगे, encouraging the achievement of stakeholders objectives, हम अपने स्टेक होल्डर्स को इनकरेज करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, या ऑब्जेक्टिव अचीव करके अपने स्टेक होल्डर्स को हमने टाइमली इन्फॉर्म करना होता है। और नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं और उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसके बाद जी यहाँ पर हमारे पास है ओवरव्यू 1, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ में क्या क्या चीजें आएंगी? वैल्यू फॉर मनी इफ नॉट प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। वैल्यू फॉर मनी का बेसिकली कॉन्सेप्ट है 3 E's का। 3 E का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका एक ई है इकोनॉमी, आपका दूसरा ई है एफिशिएंसी, और आपका तीसरा ई है इफेक्टिवनेस। बेसिकली दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस, एक जो हमारे पास एनजीओ होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनका ऑब्जेक्टिव है वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करना। कैसे वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करना है? कि वो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली डोनेशंस यूज कर रही होती हैं, तो उन्होंने अपने डोनर्स के पैसे को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, और डोनर के पैसे को इफेक्टिवली या एफिशिएंटली यूटिलाइज करके अपने जो भी वेलफेयर का काम वो कर रहे हैं, जो उस वेलफेयर के अल्टीमेटली बेनिफिशियरी हैं, उन्हें बेनिफिट प्रोवाइड करना है। इकोनॉमी का यहाँ पे मतलब दिया जाता है कि आपने अपने रिसोर्सेज में रह के कम से कम खर्चा करना है, लेकिन कम से कम खर्चे में आपने क्वालिटी को कंप्रोमाइज नहीं करना। जितना बेहतर क्वालिटी कोई सी भी चीज़ की जो भी आप सोशल वेलफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें जितनी बेहतर क्वालिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को यूज करके आपने वो प्रोवाइड करनी है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आउटपुट मस्ट बी ग्रेटर देन द इनपुट। मतलब ये है कि आपका जो वेस्टेज है वो मिनिमम होना चाहिए। अब ग्रेटर से ये में नहीं हो सकता कि मैं 100% की इनपुट कर रहा हूँ तो मेरा जो आउटपुट है वो 110% हो जाए। ग्रेटर का मतलब ये है कि किसी भी काम में हमने हमारा ये ख्याल है कि 100% की इनपुट पे कोई हमें 10% का लॉस भी हो सकता है, तो हमने इस लॉस को कम करना है और कोशिश करना है कि ये 4%, 5%, 3% हो जाए, ताकि आउटपुट 95, 96, 93% हो। इफेक्टिवनेस तीसरी चीज है जी, और इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन एक तो ये होती हैं जो डोनेशंस के थ्रू अपना काम चला रही हैं, ये नॉर्मली एनजीओ या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम ऑल्टरनेटिवली पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन टैक्स पेयर्स का पैसा यूज कर रही होती हैं, इसलिए पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस भी अकाउंटेबल होती हैं कि उन्होंने अपने टैक्स पेयर्स के सामने इस चीज़ को जस्टिफाई करना है कि किस तरीके से उन्होंने टैक्स पेयर्स के पैसे को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया। लिंकिंग टू कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स नीड ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, आपने इसको लिंक कर देना है कंपनी के कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स के साथ, नीड ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, और ये देखना है कि कंपनी के जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या नीड्स होती हैं। encouraged by corporate governance एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है
वो एजेंट हैं और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो प्रिंसिपल हैं। तो जो शेयर होल्डर प्रिंसिपल होगा, उस प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में एजेंट ने काम करना है। एजेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि उसने अपने प्रिंसिपल की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्या ये कहता है कि एजेंट जो है वो अकाउंटेबल है, मैनेजमेंट जो है वो अकाउंटेबल है इन फ्रंट ऑफ शेयर होल्डर्स। क्योंकि शेयर होल्डर प्रिंसिपल और बिजनेस का ऑनर है, तो बिजनेस के ऑनर के सामने आप अकाउंटेबल हैं कि आपने बताना है कि कितना इफेक्टिवली जो है वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा रहा है और किस तरीके से वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है। तीन तरह के डिसीजन हमें करने पड़ते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए। एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, तीसरा डिविडेंड डिसीजन होता है। जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं वो रिस्क लेना पड़ता है उनमें, और जब आप रिस्क की तरफ जाएंगे तो फिर आपको रिटर्न भी तभी मिलेगा। न्यू प्रोजेक्ट्स एक्विजिशन वर्किंग कैपिटल, जब आप नए प्रोजेक्ट करेंगे तो नए प्रोजेक्ट के लिए आपको पैसा रिक्वायर है, आपको फाइनेंस रेज करना है, आपको जो है वो फॉर एग्जांपल वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, करंट एसेट्स की फाइनेंसिंग के लिए जिसमें रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री आ जाते हैं। रेजिंग कैपिटल टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपने पैसा रेज करना है अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। और पैसा आप कहाँ से रेज करेंगे? पैसा आप रेज कर सकते हैं शेयर्स इशू करके, पैसा आप रेज कर सकते हैं बैंक से लोन लेके, पैसा आप इशू रेज कर सकते हैं पब्लिक को लोन नोट्स या बॉन्ड्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, या पैसा आप रेज कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके। मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आपने पैसा तो रेज करना है लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो शेयर होल्डर्स को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमने पे करना है, जो हमने बैंक के लोन के ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना है, या जो हमने बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, या प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड पे करना है, ये सब कंपेटिटिव रेट्स होने चाहिए। कंपेटिटिव रेट्स का मतलब ये होता है कि मार्केट रेट के मुताबिक हम पे कर रहे हों, हम उससे ज़्यादा पे ना कर रहे हों। क्योंकि जब हम उससे ज़्यादा चले जाएंगे तो हमारा ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको ऑल्टरनेटिवली कहा जाता होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाएगा। जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारा इंक्रीज होगा तो फिर हमें रिस्क भी अपना इंक्रीज करना पड़ेगा इस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को अचीव करने के लिए। तीसरे डिविडेंड डिसीजन है जी। डिविडेंड डिसीजन में कंपनी ने ये देखना होता है कि हमने प्रॉफिट तो कमा लिया है, अब ये जो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स राइज हो गया है, इसमें से कितना हम डिविडेंड के तौर पे कर दें, और कितना ऐसा है जिसको हमें रिटेन कर लेना चाहिए अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। बाज मरतबा ऐसा हो सकता है कि कंपनी 70-80% ही पे कर दे, बाज मरतबा ऐसा हो सकता है कि कंपनी शायद 30% 40% पे करे और 60-70% रिटेन कर ले। बाज दफ़ा ऐसा हो सकता है कि कंपनी कहे कि हमने रिटेन नहीं करना बल्कि हमने शेयर रीपरचेज करना है, हम अपने नंबर ऑफ शेयर्स को कम करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, तो वो शेयर रीपरचेजिंग भी कर सकते हैं। आगे हमारे पास आता है जी रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग। इसी को कंटिन्यूटी में ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन है, न्यू प्रोजेक्ट्स एक्विजिशन है, वर्किंग कैपिटल है, रेजिंग टू कैपिटल टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट है, मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, पे आउट ऑफ डिविडेंड या री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड या रीपर्चेजिंग ऑफ शेयर्स है। इसके बाद जो हमारे पास अगली चीज आती है इसी की कंटिन्यूटी में, वो आती है जी रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग। रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग का मतलब क्या होगा? रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो है वो किस को रिपोर्ट करेगी, या मैनेजमेंट ने किस को बताना है कि उसके
ने अपने प्रॉफिट टारगेट्स को अचीव किया है या वो अपने प्रॉफिट टारगेट्स को अचीव नहीं कर सके हैं, तो मैनेजमेंट ने ये रिपोर्ट करना होता है शेयर होल्डर्स को। मैनेजमेंट ने वैसे तो रिपोर्ट करना है अपने स्टेक होल्डर्स को, लेकिन जो मेनली रिपोर्ट करना है वो शेयर होल्डर्स को करना है। और इन्हीं शेयर होल्डर्स के लिए ही मैनेजमेंट जो है वो एनुअल रिपोर्ट्स बनाती होती है, या मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बनाएगी, या मैनेजमेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करती होती है। और मॉनिटरिंग का मतलब ये होगा कि आपने मॉनिटर करनी है अपनी परफॉर्मेंस को खुद से भी, और आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स तो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, लेकिन नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स भी हमने हायर करने हैं जो कि हमारी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे होंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली रिपोर्ट्स के लिए यूज होती है, एनुअल रिपोर्ट के लिए, जिसमें हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं, जिसमें हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आता है। ऑल्टरनेटिवली हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आती होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली हमारी एनुअल प्लानिंग है, जो कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक्सटर्नल्स के लिए तो नहीं हम बनाते हैं, लेकिन हर साल के शुरू में हम अपने लिए बनाते हैं साल का बजट। और हर महीने के एंड पे या हर क्वार्टर के एंड पे हम अपनी वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं, और वेरिएंसेस कैलकुलेट करके हम ये डिटरमिन करते हैं कि क्या जो मैंने टारगेट सेट किए थे उन टारगेट्स को मैंने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किया है या नहीं किया। और अगर अचीव कर लिया है और फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर अचीव किया है, तो उसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और अगर मैंने अचीव नहीं किया, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे अचीव नहीं करने दिया है। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। इसके बाद आता है कि हमारे पास सिलेबस की लर्निंग आउटकम्स क्या क्या होंगी। नेचर एंड पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, कारपोरेट ऑब्जेक्टिव्स, कारपोरेट स्ट्रेटजी, वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, और अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ रेट क्या चीज है। इसमें हमारे पास आता है कि फर्दर रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं। सिर्फ एक शेयर होल्डर्स तो नहीं होते। शेयर होल्डर्स बहरहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके बारे में हमने कह दिया कि वो प्रिंसिपल हैं, लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट है, इसके अलावा हमारी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, इसके अलावा हमारे सप्लायर्स हैं, इसके अलावा हमारे कस्टमर्स हैं, इसके अलावा हमारे पास जो है वो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, फिर जो हो सकते हैं वो प्रेशर ग्रुप्स, ट्रेड यूनियन वगैरह हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेक होल्डर है फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो कि हमारे कंपनी के शेयर के बारे में अपनी रिपोर्ट देता है कि आइदर टू होल्ड द शेयर ऑफ दिस कंपनी, या इसको बेच दो, ये अब ओवर प्राइस हो चुका है, इसकी प्राइस में नीचे चले जाना है, और या फिर इसको बाय कर लो, अभी इसमें और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का पोटेंशियल है। पॉसिबल कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेक होल्डर्स ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। शेयर होल्डर चाहता है कि वेल्थ मैक्सिमाइज हो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क एक लेवल से ज़्यादा हो गया तो एज अ रिजल्ट फेलियर हो सकता है। तो मैनेजमेंट रिस्क को एक हद तक लेना चाहती है, उससे आगे नहीं चाह रही है। लेकिन मैनेजमेंट चाहती है कि एक हद तक रिस्क लेके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, ताकि उनको बेनिफिट्स और पर्क्स मिलें, बोनस मिले, रिवॉर्ड मिले, सैलरी राइज मिले। वर्कर्स जो है कंपनी के, जो कि काम स्टाफ होता है, वो जॉब सिक्योरिटी देख रहा होता है। वो ये चाहता है कि कंपनी कभी भी ऐसे कभी प्लानिंग ना कर ले
ऐसी चीजें, कोई रिस्क ना ले जिसकी वजह से कंपनी को कोई लॉस हो, क्योंकि उसका जॉब लॉस सबसे पहले हो सकता है। तो हर एक के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्रेशर ग्रुप या जो हमारे पास होते हैं इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, वो ये चाहते हैं कि पैसा जो है वो इन्वायरमेंट की इम्प्रूवमेंट पे खर्च हो, लेकिन शेयर होल्डर्स उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो चाहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए किसी भी तरीके से पैसा डिडक्ट नहीं होना चाहिए। रोल ऑफ मैनेजमेंट इन मीटिंग शेयर स्टेक होल्डर्स ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट का क्या रोल होगा जब आप स्टेक होल्डर्स ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेंगे, इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन ऑफ एजेंसी थ्योरी, जो मैंने आपसे कहा कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है। वेज ऑफ मेजरिंग अचीवमेंट ऑफ कार्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडिंग रेशियो एनालिसिस, हमने रेशियो एनालाइज करनी है। यूज अप्रोप्रिएट रेशियोज, जिसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है कि टोटल कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी एंड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, और उसके अगेंस्ट कितने परसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको अल्टरनेटिवली प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहा जाता है, वो कितने परसेंट कमाया है। रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसमें हम लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, डिवाइडेड बाय ओनली इक्विटी। अर्निंग्स पर शेयर देखते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के साथ। और डिविडेंड पर शेयर देखते हैं कि टोटल डिविडेंड कितना पे किया है, और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। चेंजेस इन डिविडेंड एंड शेयर प्राइस एज पार्ट ऑफ द टोटल शेयर होल्डर्स रिटर्न। टोटल शेयर होल्डर्स रिटर्न का मतलब है कि साल में शेयर होल्डर ने क्या कमाया। साल में शेयर होल्डर ने अगर डिविडेंड कमाया तो एक चीज तो वो हो गई। दूसरा, क्या साल के शुरू की शेयर प्राइस और साल के एंड की शेयर प्राइस में कोई फर्क है। अगर फर्क है तो क्या शेयर प्राइस बढ़ी है या शेयर प्राइस कम हो गई है। अगर शेयर प्राइस बढ़ी है तो डेफिनेटली उसने कैपिटल गेन कमाया है, और कैपिटल गेन में उसका डिविडेंड ऐड हो जाएगा तो उसका टोटल शेयर होल्डर्स रिटर्न बढ़ जाएगा। और अगर साल के शुरू के मुकाबले में साल के अंत पे शेयर प्राइस कम हो गई है तो इसका मतलब उसे कैपिटल लॉस हुआ है। तो कैपिटल लॉस जो है वो उसको क्या कर रहा है, उसके टोटल शेयर होल्डर्स रिटर्न को कम कर देगा। इसके बाद जो मजीद हमारे पास आएगा लर्निंग आउटकम में, वेज टू इंकरेज अचीवमेंट ऑफ स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव, मैनेजरियल रिवॉर्ड स्कीम। हम अपने मैनेजर्स को मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि वो अपने परफॉर्मेंस टारगेट्स या प्रॉफिट टारगेट्स को अचीव करें, तो उसके बदले में उन्हें बेनिफिट मिलेगा। और वो बेनिफिट क्या हो सकता है कि हम उन्हें शेयर ऑप्शन स्कीम दे देंगे। शेयर ऑप्शन स्कीम का मतलब क्या होगा कि हम उन्हें कहते हैं कि आज से 3 साल के बाद ये सर्टेन टारगेट्स अचीव करने पर इतनी सर्टेन शेयर्स जो हैं वो कंपनी या तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगी, और या फिर बहुत मिनिमम से अमाउंट पे आपको सेल करेगी, और आप उस शेयर्स को मार्केट प्राइस पर सेल करके अपने लिए रिवॉर्ड या बोनस कमा सकते हैं। या फिर कंपनी जो है वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो सैलरी है उसको रिलेट कर देती है परफॉर्मेंस के साथ कि ये टारगेट्स अचीव होंगे तो ये सैलरी बेनिफिट्स या पर्क्स आपको मिलेंगे। Regulatory requirements such as corporate governance code. Corporate governance code बेसिकली यूके का एक कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस है, जो कि लॉ तो नहीं है, लेकिन ये हमसे रिक्वायर करता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम डेवलप करें, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट अपने आप को अकाउंटेबल फील करे, और वो अकाउंटेबिलिटी के लिए अपने आप को प्रेजेंट कर दे। स्टॉक एक्सचेंज डिस्टिंग रेगुलेशंस, और हमने ये देखना है कि स्टॉक मार्केट की क्या रेगुलेशंस होंगी। Impact of not-for-profit status on financial and other objectives. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट या दूसरे ऑब्जेक्टिव्स पे क्या असर होगा। नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू फॉर मनी, जो मैंने आपको बताया कि 3 E's का कॉन्सेप्ट है जिसको हमने फॉलो करना है एज एन ऑब्जेक्टिव इन अ नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए, एफिशिएंटली सारे काम परफॉर्म हो, और कंपनी अपने सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली मीट करे। Ways of measuring the achievement of objectives in not-for-profit seeking organization.
कि कैसे मैयर करेंगे। हर एक नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन अलग है। कोई एजुकेशन में काम कर रहा है, कोई हेल्थ पर काम कर रहा है, कोई जो है वो लोगों को फूड प्रोवाइड कर रहा है, कोई शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। ये सब लोग डिफरेंट तरह के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। तो फिर हर एक के लिए अलग अलग मैयर्स होंगे जिससे उसकी परफॉर्मेंस मैयर की जाएगी, और ये देखा जाएगा कि क्या उसने अपने डोनेशंस के जो रिसोर्सेज थे उसको इफेक्टिवली या एफिशिएंटली यूटिलाइज किया है या नहीं किया। की मॉडल एंड थ्योरीज में हमारे पास आता है जी, रिलेट टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, एड्रेस हाउ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स लिंक टू फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप होगा, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की क्या डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और कैसे जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट सीकिंग से डिफर कर रहे होते हैं। डेफिनेटली प्रॉफिट सीकिंग का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है, तो उसकी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट हम यही देखेंगे कि क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट इन चीज़ों को मेजर नहीं किया जा सकता। अब आता है जी हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस कवर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ये है कि जब कोई कंपनी एक नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहती है, तो कंपनी ने ये देखना होता है कि इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए उसको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, उसे कितने रिसोर्सेज चाहिए उस प्रोडक्ट को मार्केट में ऑफर करने के लिए। मशीनरी रिक्वायर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई खर्चा करना है, न्यू स्टाफ की कोई रिक्रूटमेंट करनी है, उस स्टाफ की कोई ट्रेनिंग करनी है, फिर उस न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग पर मार्केटिंग बजट कितना होगा, और प्रोडक्ट जो है वो किस नेचर की है। क्या नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर है, जैसे कुकिंग ऑयल होता है, जैसे डिटर्जेंट है, सोप है, या इस तरह की चीज़ें हैं जिनका कोई लाइफ साइकिल नहीं होता और आपने प्रोडक्ट्स ऑफर कर दी तो ये प्रोडक्ट्स अब मार्केट में बिकती रहेंगी। और इस तरह की प्रोडक्ट में आप मार्केट में जब भी आते हैं तो लो प्राइस के साथ आते हैं क्योंकि उसकी लॉन्ग सेल्स होनी है। ऑन दी अदर हैंड, क्या आप कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट ला रहे हैं, कोई नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं, कोई लैपटॉप लॉन्च कर रहे हैं, कोई आप पीसी पर्सनल कंप्यूटर लेकर आ रहे हैं, आप कोई गेम लॉन्च कर रहे हैं, या इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, स्मार्ट वॉच है, ऐसी कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, तो उसकी एक सर्टेन यूजफुल लाइफ है, 10 महीने, 12 महीने, 2 साल, मैक्सिमम 3 साल, और उसके बाद उसने ऑब्सोलीट हो जाना है। आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में आप किस प्राइस पर बेचेंगे शुरू में, जो कि ज़्यादातर कंपनी नई प्रोडक्ट को, नई चीज़ को हमेशा हाई प्राइस पे बेचती हैं ताकि वो अपनी कॉस्ट को रिकवर कर सके। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कोई नई प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं तो वो आता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एक्सपेंशन आती है कि हमने एक्सपेंशन करनी है किस चीज़ की, अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी की। पहले हम 80,000 यूनिट बढ़ा बना रहे थे, लेकिन मार्केट में डिमांड बढ़ गई, 1 लाख यूनिट्स तक की डिमांड है, तो हम अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं 1 लाख तक। तो जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक नई एडिशनल मशीनरी जो है वो खरीदनी पड़ेगी, जो कि हमारी नई डिमांड को या एक्सेसिव डिमांड को पूरी करेगी। और प्लस उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी तो नई मशीनरी इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी कि वो उस डिमांड को फुलफिल कर सके। और या फिर हम फॉर द फर्स्ट टाइम कोई नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, और हमने इस प्रोजेक्ट में एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट करनी है, और प्रोजेक्ट की एक सर्टेन लाइफ है, उसके बाद उस प्रोजेक्ट से हमें ख़त्म हो जाना है और वो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो हम आज डिटरमिन करना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट कितनी है, प्रोजेक्ट कितने साल का है, हमें कितनी रेवेन्यू देगा, इसमें हमारे क्या खर्चे होंगे, और फाइनली नेट कैश फ्लो या प्रॉफिट हमें कितना मिलेगा। फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन रिलेट करता होता है
हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के साथ कि कब हमें ज़रूरत है कि हम नए शेयर्स इशू कर दें या राइट इशूज कर दें, अगर हमने ऑलरेडी मार्केट में शेयर्स इशू किए हुए हैं। कब हमारी ये ज़रूरत है कि हम बैंक से निगोशिएट करें और कोई फर्दर लोन बोरो करने या पुराना लोन वापस करना चाहते हैं तो टाइमली वापस कर दें या जल्दी वापस करके हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं। फिर कर्जा लेना है तो बैंक के साथ हमें अपना इंटरेस्ट रेट निगोशिएट करना है। इसी तरीके से हमने अगर कोई पैसे रेज करने के लिए हम समझते हैं कि हमें प्रेफरेंस शेयर इशू करने चाहिए, तो हमने प्रेफरेंस शेयर कितने अरसे के लिए इशू करने हैं या उसका क्या डिविडेंड होगा। सिमिलरली अगर हम कोई पब्लिक से लोन लेना चाहते हैं और लोन नोट्स या बॉन्ड इशू कर देते हैं तो वो किस इंटरेस्ट रेट पर होंगे और उसकी कितनी ड्यूरेशन होगी। लास्ट वन हमारे पास आता है कि डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सरप्लस में है, ज़्यादा है, अच्छा कमा लिया है कंपनी ने, अब कंपनी ने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने शेयर होल्डर्स को। लेकिन कंपनी के लिए ये भी ज़रूरी है कि इसमें से कुछ पैसे उसने अपने पास रख लेने हैं, तो कितना वो डिस्ट्रीब्यूट करे अपने शेयर होल्डर्स को और कितना वो अपने पास रिटेन करे, तो ये डिविडेंड डिसीजंस होते हैं। Financial management can be defined as the management of the finance of an organization in order to achieve the financial objectives of the organization. The management of finance of an organization. आपने अपने पैसे को effectively utilize करना है या manage करना है in order to achieve the financial objective of the organization, and financial objective of the organization is to maximize the profit. सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव है। एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये है कि हम नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा रहे हैं जितना सारे इंडस्ट्री या कंपेटिटर कमा रहे हैं, और एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अप्रोच ये है कि हम उससे थोड़ा आगे जाके कमाना चाहते हैं, तो हम ये अपने लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करेंगे कि हम किस तरीके से और आगे जाके कमा सकते हैं प्रॉफिट या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। The usual assumptions in the financial management for the private sector is that the objective of the company is to maximize shareholders wealth. जब भी प्राइवेट सेक्टर की बात होगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात होगी, जो कि या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की बात होगी जो कि अपने जुरिस्डिक्शन में अपने मुल्क में लिस्टेड और स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी होती है, तो उसका ऑब्जेक्टिव बहरहाल अपने शेयर होल्डर्स के लिए पैसा कमाना और उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज करना ही होगा। इसके बाद आता है कि क्वेश्चन टू कंसिडर। क्वेश्चन टू कंसिडर क्या कहता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आल्सो रेलेवेंट टू नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट माइट फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव बी इन अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज। अब वो कह रहे हैं कि ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट उन्होंने भी करनी होती है डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने जो डोनेशन रेज की हैं या जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के पास टैक्स पे पेयर का पैसा आया है उसको इफेक्टिवली या एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। तो अब हम देखते हैं कि जी हॉस्पिटल ने क्या करना है, स्कूल ने क्या करना है या गवर्नमेंट ने क्या करना है। हॉस्पिटल को हमने बजट प्रोवाइड कर दिया, उसने उस बजट में ही रहना है। इंश्योर न्यू इन्वेस्टमेंट, नई बिल्डिंग में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इंश्योर करेगा, अपने इक्विपमेंट कंट्रोल होगा और जस्टिफाइड होगा। टू कंट्रोल इन्वेंट्री वेल, और उसने अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है हॉस्पिटल में। स्कूल ने क्या करना है जी, स्कूल टू स्टे विद इन इट्स बजट, उसने अपने बजट में ही रहना होता है। टू एलोकेट फंड्स टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और अपने फंड्स को उसने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यूटिलाइज करना है। या यूनिवर्सिटी है तो उसके भी पास एक बजट है, उसने उसी बजट को यूटिलाइज करना है अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास भी एक बजट मिल गया है जो कि उन्होंने साल के शुरू में डिटरमिन किया था कि इतना हम टैक्स पेयर से टैक्स इकट्ठा करेंगे और उससे हम अपने डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को पूरा करेंगे। और गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट का काम ये है कि वेस्टेजेस को कंट्रोल करे और अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करे और इवेल्युएट करे कि कौन से खर्चे ऐसे हैं जो कि जस्टिफाइएबल हैं, उन्हें करने चाहिए, और कौन से खर्चे ऐसे हैं जो कि नॉन जस्टिफाइएबल हैं, उन्हें उन खर्चों को अवॉइड करने की जरूरत है।
इसके बाद आता है जी नॉट फॉर प्रॉफिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नॉट फॉर प्रॉफिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होगी? ट्रस्ट परसुएट प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी सेविंग्स विदाउट एनी इम्पैक्ट ऑन आर क्लिनिकल सर्विसेज। जो मैंने आपसे बात की थी कि जो इकोनॉमी है उसे सामने रखना है सबसे पहले तो, कि क्लिनिकल सर्विस या क्वालिटी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए या एजुकेशन इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कि पैसा वेस्ट ना हो, क्योंकि पैसा या तो डोनेशन के थ्रू आया हुआ है या टैक्स पेयर्स का पैसा यूज हो रहा है। सरप्लस फंड्स आर लॉस्ट विद काउंटर पार्टी बैंक्स थ्रू द गवर्नमेंट बैंकिंग सर्विसेज। अगर कोई सरप्लस फंड्स हैं तो उसको आप डिपॉजिट करवा दें, ताकि उसके ऊपर आपको एक फिक्स्ड इनकम या मिलती रहे और उससे भी आपको कुछ अपने खर्चे मीट करने में हेल्प करे। ये चीज बेसिकली एफिशिएंसी कहलवाती है। एफिशिएंसी का अल्टीमेटली मतलब है कि आपने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, अपने पैसे की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। अगर आप एक कॉलेज यूनिवर्सिटी चला रहे हैं तो आपका क्लासरूम फुली ऑक्यूपाइड होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर आप फॉर एग्जांपल एक ट्रांसपोर्ट सर्विस चला रहे हैं तो आपकी बस फुली ऑक्यूपाई होगी तो आपकी एफिशिएंसी जनरेट होगी। तो एफिशिएंसी जनरेट करना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। और फाइनेंशियल बेनिफिट भी तभी बढ़ता है जब एफिशिएंसी जनरेट होती है। Throughout the period of the trust maintained strong controls on capital expenditure and working capital। और उन्होंने क्या किया कि अपना ट्रस्ट मेंटेन किया। अफेक्टिवनेस हम कह सकते हैं कि यही है कि ऑब्जेक्टिव आपका क्या है कि आपका ट्रस्ट मेंटेन रहे और आप अपने जो भी यूजर्स हैं, जो भी आपसे फेवर एक्सपेक्ट करते हैं या जिनके लिए आप ये नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उनको बेनिफिट इफेक्टिवली या एफिशिएंटली प्रोवाइड कर दें। और अपने खर्चों को कंट्रोल करें जहाँ जहाँ पर खर्चे कंट्रोल किए जा सकते हैं, और वर्किंग कैपिटल को कंट्रोल करें। अननेसेसरी फंड्स यूज नहीं होने चाहिए आपके उसके इन्वेंट्री के ऊपर या रिसीवेबल्स के ऊपर। इसके बाद आता है जी हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, whether for a not-for-profit seeking or not-for-profit organization, financial objective can be divided into three main functions। पहली चीज है जी फाइनेंशियल प्लानिंग, कि आपने साल के शुरू में प्लानिंग करनी है या तो मिनिमम 1 ईयर की। और अगर आप जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि कोई आप प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी नई प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी एक्सपेंशन में पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका स्पैन जो है वो 5 ईयर्स हो सकता है, 7 ईयर्स हो सकता है, 10 ईयर्स हो सकता है, 15 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है। तो आपने उसकी प्लानिंग करनी है। फिर फाइनेंशियल कंट्रोल्स का मतलब, कंट्रोल का बेसिकली मीनिंग होता है परफॉर्मेंस को मेजर करना, मॉनिटरिंग करना कि मैंने क्या टारगेट सेट किए थे और अचीवमेंट कितनी हो रही है, कहाँ पर गैप एग्जिस्ट कर रहा है और क्यों गैप एग्जिस्ट कर रहा है, और वेस्टेजेस को कंट्रोल करना। ये सब कंट्रोल के मीनिंग में आता है। फाइनेंशियल डिसीजंस के हमने फाइनेंशियल डिसीजंस करने हैं, और फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होंगे? फाइनेंशियल डिसीजंस बेसिकली हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होंगे, हमारी फाइनेंसिंग डिसीजन होंगे, हमारे डिविडेंड डिसीजन होंगे। मेनली जो है वो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन में, कि मेरे पास पैसा है, अब अगर 100% नहीं है तो मैंने कुछ फाइनेंस करवा लिया है बैंक से, या अपने नए शेयर इशू कर दिए हैं या शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए हैं, और अब मैं उस पैसे को यूटिलाइज करना चाहता हूँ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो ये फाइनेंशियल डिसीजन होता है। अब आता है जी हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग वन। फाइनेंशियल प्लानिंग वन क्या कहती है जी? फाइनेंशियल प्लानिंग वन कहती है कि द फाइनेंशियल मैनेजर विल नीड टू प्लान टू इंश्योर दैट एनफ फंडिंग इज अवेलेबल एट द राइट टाइम टू मीट द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स फॉर द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म। आपने बेसिकली क्या करना है, अपने फंड्स को प्रॉपरली या इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, और हर वक्त ये इंश्योर करना है कि आपके पास इतने फंड्स अवेलेबल होने चाहिए कि आप अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स, आप अपनी मीडियम टर्म नीड्स और अपनी लॉन्ग टर्म नीड्स जो है वो उनको मीट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म का आमतौर पर मतलब होता है 1 साल।
12 महीने के टाइम पीरियड को विद इन 1 ईयर को हम कहते होते हैं शॉर्ट टर्म। फंड्स में बी नीडेड टू पे फॉर इन्वेंट्री। अब आपको पैसा किस लिए चाहिए? इन्वेंट्री के लिए चाहिए। स्मूथ आउट चेंजेस एंड आप अपने रिसीवेबल्स पेएबल्स और कैश को स्मूथली मैनेज करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म में बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है। और वर्किंग कैपिटल में आपके डे टू डे एक्सपेंसेस, इसके अलावा आपकी इन्वेंट्री और आपके रिसीवेबल्स आ जाएंगे। या वर्किंग कैपिटल में पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट आते हैं, जहां से हम पैसे बोरो करके पेबल से इन्वेंट्री उधार पे खरीद के और बैंक ओवरड्राफ्ट से कैश बोरो करके अपनी इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स को फाइनेंस कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर will need to plan to ensure that enough funding is available at the right time to meet the needs of the organization for short, medium and long term capital. फाइनेंशियल मैनेजर ने क्या करना है? फाइनेंशियल मैनेजर ने इस चीज को मेक श्योर करना है कि जो पैसे की जरूरत है वो उसको फौरन ही पूरी हो जाएगी या फौरन ही वो पूरी कर सकता है, जब भी कभी शॉर्ट टर्म में आएगी, मीडियम टर्म में आएगी और लॉन्ग टर्म में आएगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम ही इसी चीज का है कि आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज कर रहे हो कि वो किसी भी वक्त आपको जब जरूरत पड़ जाए फंड्स, तो आप उन फंड्स को अपने लिए अवेलेबल कर सकें या इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें। The organization may have planned purchase of non-current assets such as plant and equipment. Financial manager will analyze financial data to determine which use of fund best meet the organization's financial objectives. हमने क्या करना है? मीडियम और लॉन्ग टर्म में हमने नॉन करंट एसेट खरीदना है, प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हमने अपने एक्सपेंशन करनी है प्रोडक्शन कैपेसिटी की, या हमने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है उसको बनाने के लिए चाहिए, या कोई हम नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, या हमने डाइवर्सिफाई करके किसी और बिजनेस एरिया में इन्वेस्ट कर दिया है। ये हमारे मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं? उस पैसे को इफेक्टिवली या एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं या यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? फंड्स मस्ट फीड द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट मीट द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेस्ट मीट यही होता है कि आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो। जितना अवेलेबल सर्कमस्टेंसेस में आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपकी जीडीपी ग्रोथ के मुताबिक जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाए टुवर्ड्स दी ग्रोथ। इज प्रोजेक्ट ए और बी बेटर? शुड अ न्यू एसेट बी बॉट और लीज? हमने ये फैसला करना है कि हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं तो उनमें से कौन सा किया जाए। हमने ये फैसला करना है कि हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल दो ऑप्शंस हैं एसेट को खरीदने का या एसेट को लीज करवाने का, तो उनमें से क्या किया जाए, किस में हमारा फायदा है, उसको हम चूज करेंगे। इसके बाद आता है जी फाइनेंशियल कंट्रोल। जो मैंने आपसे कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद दूसरी चीज है कंट्रोल, और उसका मकसद क्या है? कंट्रोल का मकसद है बेसिकली मॉनिटरिंग करना, परफॉर्मेंस मेजर करना, टारगेट्स के अगेंस्ट एक्चुअल को देखना। The control function of financial manager becomes relevant for funding which has been raised. Control function of the financial manager becomes relevant for funding which has been raised. Control function का मतलब क्या है? कि फाइनेंशियल मैनेजर ने अपने जो है वो रेज करना है फंड्स को, पैसा रेज करना है शेयर इशू करके, बैंक लोन के थ्रू, बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू, लोन नोट्स के थ्रू, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू, या किसी एसेट को बेचकर, या किसी एसेट को बेचकर वापस उसे लीज करवा लेना, जिसे हम सेल एंड लीज बैक कहते हैं। अल्टीमेटली क्या करना है जी? कि फंडिंग रेज करनी है, कैश रेज करना है, फाइनेंस रेज करना है कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए तो वो कहाँ से आएगा। आर द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव? अगर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तो फिर उसकी हर एक्टिविटी ही ऐसी होनी चाहिए जो कि कंपनी की वेल्थ में कंट्रीब्यूट कर रही हो।
या तो वो रेवेन्यू की फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रही हो या फिर कॉस्ट सेविंग की फॉर्म में कंट्रीब्यूट करे, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए। आर एसेट्स बीइंग यूज्ड एफिशिएंटली, और क्या कंपनी के जो एसेट्स हैं वो एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, वो अपनी प्रोडक्टिविटी उस मैक्सिमम लेवल पर दे रहे हैं जो प्रोडक्टिविटी हमने उनसे रिक्वायर की है, क्या वो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या वो हमारी जो है वो शेयर होल्डर्स वेल्थ उसको बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। तो वो एसेट्स हमारे लिए यूजफुल हैं जो कि हमें मैक्सिमम सेल्स रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, जो कि हमें प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करके देते हैं। To answer these questions, financial manager may compare data on actual। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम उसे कहेंगे कि भाई हमने साल के शुरू में आपको कुछ टारगेट्स दिए थे, या साल के शुरू में आपने अपने लिए खुद कुछ टारगेट सेट किए थे, उसके अगेंस्ट आपने साल के एंड पे क्या अचीव किया है, इसका हमने कंपैरिजन करना है। परफॉर्मेंस विद फोरकास्ट परफॉर्मेंस विद फोरकास्ट परफॉर्मेंस, या हम इसको कह देते हैं कंपैरिजन विद फोरकास्ट परफॉर्मेंस। क्या आपने साल के शुरू के टारगेट्स के साथ अपने आप को कंपेयर किया, और फिर आप ये बताएंगे कि क्या आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है, एक्सपेक्टेशन से बेहतर है या एक्सपेक्टेशन से कम है। एक बात याद रखें कि कभी भी हम अगर एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर गए हैं, तो हमने एक रिपोर्ट लिखनी होती है जिसको कहते हैं एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग, और ये बताना होता है कि वो कौन से ऐसे सरकमस्टेंसेस हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया कि हमने एक्चुअली और बहुत अच्छा या बहुत बेहतर परफॉर्म कर लिया एज कम्पेयर टू टारगेट। ये भी हो सकता है कि हमने अपने लिए टारगेट्स इजीली सेट किए हुए हों। इसी तरीके से हम दूसरी चीज ये देखते होते हैं, अगर हम बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग सिग्निफिकेंट एडवर्स परफॉर्म किया है, तो उसकी क्या रीजंस थी कि हमने क्यों सिग्निफिकेंट एडवर्स परफॉर्म किया, कि क्या इंटरनल फैक्टर्स थे, कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, कौन से कंट्रोलेबल थे और कौन से नॉन कंट्रोलेबल थे, ताकि सारा का सारा बैड परफॉर्मेंस का जो डिसक्रेडिट है वो मैनेजमेंट को भी ना जाए, और सारा का सारा बैड परफॉर्मेंस हम नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स के भी ऊपर ना डाल दें।